हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है बहमनी राज्य। ये टॉपिक बीए पार्ट सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत का इतिहास से लिया गया है। इस टॉपिक में हम दक्षिण भारत में मध्यकाल में हुए प्रमुख राज्यों में से एक बहमनी राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसके अंतिम वर्षों में अनेक विद्रोह हुए और इन्हीं में से एक जो विदेशी अमीर कहे जाने वाले, जिन्हें सदाए अमीर भी कहा जाता था, उनके द्वारा दक्षिण भारत में किया गया विद्रोह शामिल था। इन्हीं सदाए अमीर या विदेशी अमीरों के द्वारा बहमनी राज्य की आगे चलकर के स्थापना हुई, जिसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बहमनी राज्य के प्रारंभ में जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच में जो प्रतिद्वंदिता और संघर्ष चला उसके बारे में, उसके क्या कारण थे और किन किन शासकों के बीच में मुख्य रूप से ये युद्ध हुए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बहमनी राज्य का जो विघटन हुआ और 5 नए राज्यों का जन्म हुआ, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही बहमनी राज्य की सामाजिक और उनकी आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। बहमनी राज्य की स्थापना के बारे में हम चर्चा करें तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो सदाए अमीर जिन्हें कहते थे, जो दक्षिण भारत में विदेशी मूल के अमीर थे, मुस्लिम अमीर, उनके द्वारा विद्रोह किया गया मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध। रीज़न ये था कि उन्हें ऐसा संदेह था कि सुल्तान जो है उनकी हत्या करना चाहता है, क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली थे इस समय और सुल्तान जो है दक्षिण भारत को सीधे अपने प्रभाव में लाना चाहता था, दौलताबाद और उससे नीचे के जितने भी दक्षिणी प्रदेश हैं उन सभी को। ये जो अमीर थे, इन्होंने दौलताबाद पर अधिकार कर लिया था और स्वयं में से ही एक वरिष्ठ अमीर था इस्माइल मुख, उसको इन्होंने अपना नेता चुन लिया था। इस इस्माइल मुख या मुख अफ़गान ने नासिरुद्दीन शाह के नाम से अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। दौलताबाद पर अधिकार कर लिया गया। इस्माइल मुख ने आगे चलकर, क्योंकि वो काफ़ी एजड था, काफ़ी वृद्ध था, तो उसने स्वेच्छा से हसन कांगू के पक्ष में दौलताबाद का सिंहासन जो था उसका त्याग कर दिया और यही हसन कांगू आगे चलकर के अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से दौलताबाद की गद्दी पर बैठा। बहुत से कारण बताए जाते हैं बहमनी साम्राज्य के नाम के पीछे, और पहला प्रमुख कारण है कि जो हसन कांगू था उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और उसी के नाम पर बहमनी राज्य का नामकरण हुआ। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो था, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका जो पालन पोषण था एक ब्राह्मण ने किया और इसीलिए अपनी कृतज्ञता उसके प्रति दिखाने के लिए उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई जो है नज़र नहीं आती इस रीज़न में। एक हसन कांगू जो था स्वयं को एक वीर था, ईरानी वीर बहमन, उसका वंशज मानता था, इसीलिए उसने बहमन शाह की उपाधि धारण करी और इस साम्राज्य या राज्य का नाम जो है बहमनी इसी के नाम पर पड़ा। हसन कांगू या बहमन शाह जो था उसने 1347 से 58 ईस्वी तक शासन किया, यानी बहमनी राज्य की स्थापना का वर्ष अगर पूछा जाए तो हम 1347 कहेंगे। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हसन कांगू के द्वारा की गई। इसने सबसे पहले गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और आगे लंबे समय तक गुलबर्गा जो है बहमनी राज्य की राजधानी रहा। इसने जो भी क्षेत्र विजय किया था, दौलताबाद और उसके आसपास का क्षेत्र, उसने उसको 4 प्रांतों में, बहमनी राज्य में प्रांतों को तरफ कहा जाता था और उस पर जो प्रशासक हुआ करता था उसको तरफदार कहा जाता था। तो इसने साम्राज्य को 4 प्रांतों या 4 तरफों में विभाजित किया, जिनके नाम हैं दौलताबाद, गुलबर्गा जो उसकी राजधानी भी थी, बरार और बीदर। प्रत्येक जो प्रांत था उसके ऊपर एक तरफदार या सूबेदार होता था और सभी प्रकार की शक्तियाँ, सैनिक और असैनिक शक्ति यानी प्रशासनिक कार्य और सैनिक कार्य दोनों
इसी तरफदार या सूबेदार को सौंप दिए जाते थे। तो प्रशासन की जो संरचना थी वो काफ़ी सरल थी आरंभ में। आगे चल कर के इसमें समय समय पर काफ़ी नई चीज़ें जोड़ी गई और काफ़ी जटिलता इसमें आती रही। बहमन शाह की मृत्यु होने के बाद में मोहम्मद शाह प्रथम जो था वो सुल्तान बना बहमनी राज्य का। मोहम्मद शाह प्रथम पहला शासक था यहाँ का जिसने खलीफा से औपचारिक तौर पर स्वीकृति पत्र प्राप्त किया और खलीफा ने जो है इसको बहमनी राज्य का शासक स्वीकार कर लिया। मोहम्मद शाह प्रथम के समय में ही सर्वप्रथम विजयनगर के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ और विजयनगर के साथ में बहमनी राज्य के युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी हैं उनके बीच का प्रदेश जिसे रायचूर दोआब कहा जाता है उस पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए हुआ। क्योंकि ये जो प्रदेश है नदियों के बीच का क्षेत्र है तो बहुत अधिक उपजाऊ है और इससे बहुत अधिक भू राजस्व की प्राप्ति होती थी क्योंकि यहाँ बहुत फसल ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी और भू राजस्व उस समय राज्य की आय का प्रमुख साधन हुआ करता था। इसीलिए ये प्रदेश जो है अपनी संपन्नता की वजह से इन दोनों राज्यों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण लंबे समय तक बना रहा। तो मोहम्मद शाह प्रथम के समय में बुक्का प्रथम के साथ में पहली बार विजयनगर के साथ इनका संघर्ष हुआ और ये इस अनवरत लंबे संघर्ष का प्रारंभ था। मोहम्मद शाह प्रथम के समय में ही वारंगल के साथ में भी जो है युद्ध प्रारंभ हुआ। वारंगल जो है उसको वहाँ काकतीय राज्य काकतीय वंश जो था उसका राजा राज्य करता था। वारंगल वर्तमान जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है वो पहले वारंगल कहा जाता था उस क्षेत्र को। वारंगल का जो शासक था, ये मिस्टेक हो गई है लिखने में, कापय नायक है। कापय नायक वारंगल का, उसको इसने पराजित किया और वहाँ से गोलकुंडा का जो क्षेत्र है जहाँ की हीरे की बहुत खानें पाई गई हैं और कोहिनूर जो हीरा है वहीं की खानों से प्राप्त हुआ है। तो गोलकुंडा और तख्ते फिरोज़ा जो सिंहासन था एक प्रमुख, वहाँ से इसने उनको लूट में प्राप्त किया। बुक्का प्रथम के साथ जो युद्ध हुआ उसमें पहली बार बहमनी राज्य के द्वारा युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया। बाद में बाबर के आगमन के साथ भारत में तोपखाना आया तो ये तोपों का पहला प्रयोग भारत में दिखाई देता है। मोहम्मद शाह प्रथम के पश्चात मोहम्मद शाह द्वितीय प्रमुख शासक हुआ। इसके बीच में दो और शासक हुए थे, मुजाहिद शाह और दाऊद, जिनके समय की कोई विशेष घटना नहीं है, तो इसीलिए मोहम्मद शाह द्वितीय इसके बाद का शासक हुआ और इसका शासनकाल बहमनी राज्य का सबसे शांतिपूर्ण शासन कहा जाता है क्योंकि ये शांति प्रिय था, अध्ययन में इसकी रुचि थी और विद्या का संरक्षक इसे कहा जाता है। तो इसने विजयनगर के साथ किसी भी प्रकार के कोई संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया और इसका जो पूरा शासनकाल है काफ़ी शांतिपूर्ण निकला और काफ़ी लंबे समय तक इसने शासन किया। 1378 से लेकर के 97 ईस्वी लगभग 19 साल इसने शासन किया। तो इसका शासन जो है अपनी शांतिपूर्ण नीति के लिए प्रसिद्ध है। 1397 ईस्वी में बहमन शाह का एक पुत्र था ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो बहमनी राज्य का एक प्रमुख शासक हुआ है। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने जो है सिंहासन पर अधिकार किया 1397 ईस्वी में और 1422 ईस्वी तक इसने बहमनी राज्य पर शासन किया। इसके समय में विजयनगर के साथ इसका अनवरत संघर्ष चला इसके पूरे सिंहासन काल में और ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर के साथ 3 बार इसका युद्ध हुआ और जिसमें से प्रथम 2 आक्रमणों में ताजुद्दीन फिरोज शाह को सफलता प्राप्त हुई देवराय प्रथम के समय में और तीसरे आक्रमण में देवराय द्वितीय जो था उसके हाथों इसे पराजित होना पड़ा और रायचूर दोआब का जो क्षेत्र था उस पर फाइनली पूरे रिजल्ट ये हुआ कि रायचूर दोआब जो है विजयनगर के पास उसके हाथों में बना रहा। ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय की दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो बहमनी राज्य में विदेशियों का या विदेशी अमीर जो थे उनका बढ़ता हुआ प्रभाव था। मोहम्मद शाह प्रथम के समय में ही इन विदेशी अमीरों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी थी। इनके अंदर ईरानी, अरब और तुर्क मूल के जो हैं अमीर शामिल थे। इन विदेशी अमीरों को अफाकी कहा जाता है और ये जो अफाकी हैं इनका बहमनी राज्य की संस्कृति पर और उनकी राजनीति पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चल कर के इन
विदेशी अमीरों यानी अफाकियों और दक्षिणी अमीर यानी जो वहाँ के लोकल सामान्य जो अमीर थे वहाँ के, उन्हें कहा जाता था दक्षिणी अमीर। तो जो अफाकी हैं और दक्षिणी अमीर हैं, इनके बीच में आगे चलकर बहुत ज़्यादा गुटबंदी हुई। शासक पर अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास के कारण बहमनी राज्य में बहुत ज़्यादा जो है निर्बल उसको बना दिया गया, और आगे चलकर इसी वजह से शासक की शक्तियाँ इतनी कमज़ोर हो गई कि बहमनी राज्य जो था आगे चलकर के 5 प्रांतों में विभाजित हो गया। तो एक प्रमुख कारण बहमनी साम्राज्य के पतन का ये विदेशी अमीर या अफाकियों और दक्षिणी अमीर, यहाँ के जो लोकल अमीर थे, उनके बीच में हुआ संघर्ष था। तो इसके समय में इन विदेशी अमीरों के प्रभाव में काफ़ी वृद्धि होने लगी। फिरोज शाह जो था उसने इन विदेशियों को राज्याश्रय प्रदान किया और बहुत ऊंचे पद जो हैं अपने राज्य में इनको प्रदान किए। इसके बाद में शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम शासक बना 1422 में। इसने 1436 ईस्वी तक शासन किया, और इसके समय की प्रमुख घटना थी कि इसने शासक बनते ही गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। बीदर को राजधानी बनाने के पीछे कारण ये था कि बीदर पूरे बहमनी साम्राज्य का जो अभी वर्तमान में क्षेत्र था टोटल, उसके बीच में स्थित था। साथ ही विजयनगर से काफ़ी दूरी पर स्थित था। इस वजह से डायरेक्ट जो आक्रमण थे उनसे काफ़ी सुरक्षित था विजयनगर की ओर से जो आक्रमण होते। साथ ही कहा जाता है कि जलवायु की दृष्टि से भी गुलबर्गा के कंपैरिजन में बीदर एक अच्छी चॉइस थी। इसने विदेशी या अफाकी जो हैं उनकी सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। तो शासन में विदेशियों या विदेशी अमीरों अफाकियों का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया, और विदेशी अमीरों और दक्षिणी अमीरों के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष का एक और पहलू ये था कि जो विदेशी अमीर थे उनमें से ज़्यादातर शिया मुसलमान थे, और जो यहाँ के दक्षिणी अमीर थे वो ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान थे। तो शिया और सुन्नियों के बीच में जो धार्मिक तनाव था वो भी इस संघर्ष का एक पक्ष रहा। तो इस जो राजनीतिक संघर्ष था उसको एक धार्मिक रूप भी प्रदान कर दिया गया, शिया और सुन्नी संघर्ष के रूप में। अहमद शाह जो था कहा जाता है कि अपने न्याय और धर्मनिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसीलिए इतिहास में से वली या संत अहमद कहा जाता है। अहमद शाह प्रथम के पश्चात अलाउद्दीन अहमद शाह जो है शासक बना। 1436 से 58 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये भी अपने पिता के समान युद्धों में व्यस्त रहा और विजयनगर के साथ इसे युद्ध करना पड़ा। इसने 2 बार विजयनगर से युद्ध किया, और ये युद्ध वही रायचूर दोआब पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए था। इसने अपने भाई के मोहम्मद जो था उसको भी, उसका विद्रोह हुआ इसके समय में गद्दी पर अधिकार करने के लिए, और उसको दबाया, और उसके बाद अपने भाई के साथ काफ़ी उदारतापूर्वक व्यवहार किया और उसे रायचूर जो क्षेत्र है उसका सूबेदार नियुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि इसने संगमेश्वर का जो हिंदू शासक था उसकी पुत्री से बलपूर्वक विवाह भी किया, और 1446 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण करके देवराय द्वितीय को पराजित भी किया। तभी इसका जो है अधिकार हुआ रायचूर दोआब पर। ये काफ़ी उदार था, और इसने एक अस्पताल का निर्माण भी करवाया जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों चिकित्सकों को नियुक्त किया गया, और बिना धार्मिक भेदभाव के रोगियों की उसके द्वारा इस इलाज की व्यवस्था यहाँ पर की गई। इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र हुमायूं जो था वो गद्दी पर बैठा 1458 ईस्वी में। इसने 1461 ईस्वी तक शासन किया अपनी मृत्यु पर्यंत तक, और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत कठोरता से, निर्दयता से विद्रोहों का दमन करता था, और इसकी निर्दयता के कारण ही इसे जालिम की उपाधि दी गई, और जालिम हुमायूं इसे कहा गया। इसी के समय में महमूद गवा जो था इसके समय में मंत्री था, और इसकी वजह से इसका शासन जो है थोड़ा बहुत उसमें कहेंगे कि एक बैलेंस बना रहा। हुमायूं जो था उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था अल्पवयस्क था, और इसीलिए महमूद गवा को उसके पुत्र के जो संरक्षक समिति का निर्माण किया गया उसका एक मेंबर सदस्य बनाया गया।
और मोहम्मद शाह तृतीय के समय में शासन सत्ता जो थी ज़्यादातर महमूद गवा, जो उसका प्रधानमंत्री बना आगे चल कर के, उसके हाथों में रही। और महमूद गवा जो था एक सुयोग्य प्रधानमंत्री था, सुयोग्य प्रशासक था और सैनिक विजेता भी था। मोहम्मद शाह तृतीय के समय की जो उपलब्धियां हैं उनका श्रेय महमूद गवा को दिया जा सकता है। इसने विजयनगर से गोवा और कोंकण का जो क्षेत्र है उसको छीन करके बहमनी राज्य में मिलाया। कोंकण के हिंदू राजाओं और उड़ीसा के जो हिंदू राजा थे उनको भी बहमनी राज्य की प्रभुसत्ता में लेकर के आया। प्रभुसत्ता में लाना और स्वयं राज्य में विलय कर लेना, दोनों में डिफरेंस है। प्रभुसत्ता स्थापित करने का तात्पर्य है कि इन शासकों ने बहमनी राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक तौर पर भेंट, उपहार या फिर कहेंगे कि एक कर का हिस्सा जो है देना स्वीकार कर लिया गया। और सीधा विलय कर लेना यानी अपने राज्य में सीधे उस क्षेत्र को शामिल कर लेना। हालांकि आगे चल कर के मोहम्मद शाह तृतीय जो था उसने अपने जो दक्षिणी अमीर थे उनके प्रभाव में आकर के और ये मान लिया कि महमूद गवा जो है सत्ता हड़पने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और उसकी राजद्रोह का आरोप लगा करके हत्या करवा दी मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा। और बहमनी राज्य के जो पतन के कारणों में, प्रमुख कारणों में एक महमूद गवा की आकस्मिक मृत्यु भी एक रीज़न बताया जा सकता है। ये थे प्रमुख शासक बहमनी राज्य के। और अंतिम वर्षों में जो है बहमनी शासक बहुत अयोग्य और दुर्बल हो गए और आगे चल कर के बहमनी शासक जो है अपने प्रांतीय सूबेदार या तरफदार जो थे उनको अपने नियंत्रण में रख पाने में असफल रहे। और ये प्रांतीय सूबेदार समय समय पर बहमनी राज्य से स्वतंत्र होते रहे और आगे चल कर के बहमनी राज्य 5 राज्यों में विभक्त हो गया। कलीमुल्ला शाह के समय में बहमनी जो अंतिम सुल्तान था उसका नाम कलीमुल्ला शाह है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था। तो कलीमुल्ला शाह के समय में अंतिम रूप से बहमनी राज्य का विघटन हो गया। बहमनी राज्य के विघटन की अगर रीज़न्स की बात करें तो मोहम्मद शाह की जो मृत्यु हुई उसके बाद उसका जो पुत्र था महमूद शाह उसको सिंहासन पर बिठाया गया। और ये जो था बहुत ही अयोग्य शासक था, प्रांतीय ये बहुत मिस्टेक हो गई यहाँ लिखने में, तो प्रांतीय सूबेदार होगा ये, आई थिंक ये टाइपिंग एरर हो गया है। तो प्रांतीय सूबेदार जो थे उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो इनमें सबसे पहले जो बहमनी राज्य से अलग हुआ 1484 ईस्वी में बरार स्वतंत्र हुआ। इसके बाद 1489 ईस्वी में बीजापुर, फिर 1498 में अहमदनगर अलग हो गया। जब इसकी महमूद शाह की मृत्यु हो गई तो गोलकुंडा भी इससे अलग हो गया। और अंतिम रूप से जो बहमनी का अंतिम सुल्तान था कलीमुल्ला शाह, उसकी 1527 में जैसे ही मृत्यु हुई उसके साथ बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया और बीदर जो है वो एक नवीन राज्य के रूप में उभर करके आया। तो बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर, ये 5 जो राज्य हैं वो बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत सामने आए। इन सब के बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग इन 5 राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। और अभी जो है बहमनी राज्य का एक जो सुयोग्य प्रधानमंत्री रहा है और जिसका बहमनी राज्य में काफ़ी योगदान है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और वो हैं महमूद गवा। महमूद गवा जो था फ़ारस का निवासी था, ये विदेशी अमीर था, इसीलिए अफाकी जो गुट था उसके अंदर शामिल था, उसका प्रमुख नेता था। और सुल्तान हुमायूं, जिसे जालिम हुमायूं भी कहा जाता है, उसके द्वारा अपने अल्पायु पुत्र के संरक्षक समिति जो थी, यानी मोहम्मद शाह तृतीय की जो संरक्षक समिति थी उसका एक सदस्य इसको नियुक्त किया गया। जो राजमाता थी उस समय मखदूम जहाँ करके उनका नाम था शायद, तो मखदूम जहाँ का जो है बहुत ज़्यादा विश्वास था महमूद गवा पर, और मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री इसे नियुक्त किया गया। ये सुयोग्य प्रशासक था, साथ ही कुशल सैनिक था और इसने काफ़ी विजय प्राप्त की उड़ीसा के हिंदू राज्य पर, और विजयनगर के साथ इनका संघर्ष हुआ और गोवा और कोंकण का क्षेत्र इसने विजयनगर से छीना और बहमनी राज्य में उनका विलय कर लिया।
इसने मालवा को पराजित किया और बरार का जो क्षेत्र था उसको बहमनी राज्य में शामिल किया। ये कुशल प्रशासक भी था। इससे पहले जो साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, उसमें 4 प्रांत थे। अब इसने 4 के स्थान पर इनको 8 प्रांतों में तब्दील कर दिया, यानी अब 8 तरफ थे टोटल। और जो खालसा क्षेत्र था, खालसा क्षेत्र वो होता है जिस पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है, यानी शासक का सीधा नियंत्रण होता है, कोई प्रांतीय सूबेदार उसमें नियुक्त नहीं किया जाता। तो खालसा जो क्षेत्र था उसका विस्तार किया, ज़्यादा क्षेत्रों को खालसा क्षेत्र के अंतर्गत लाया। और गवर्नरों की, जो प्रांतीय सूबेदार होते थे, उनकी जो सेना हुआ करती थी उसके निरीक्षण की इसके द्वारा व्यवस्था की गई। भू राजस्व की वसूली के लिए इसने भूमि की पैमाइश की और उचित लगान निश्चित किया और किसानों को बहुत सी रियायतें प्रदान की, जिससे किसानों का समर्थन भी काफ़ी प्राप्त हुआ। इसने शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दिया और बीदर में एक महाविद्यालय स्थापित किया। कहा तो ये भी चाहता है कि इसने जो अपनी सारी संपत्ति थी वो महाविद्यालय को सौंप दी, उसको दान कर दी। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि निर्धनों की सहायता की जाती थी, इसके द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती थी, विद्यार्थियों को वजीफ़े प्रदान किए जाते थे। और एक कमी ज़रूर थी, ऐसा कहा जाता है कि ये भी धार्मिक मामलों में बहुत असहिष्णु था और हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार भी महमूद गवाह के द्वारा किए गए। तो मोहम्मद शाह तृतीय के समय की जितनी उपलब्धियां हैं सबका श्रेय जो है हम महमूद गवाह को दे सकते हैं। और महमूद गवाह की सफलता, उसके जो प्रशासनिक सुधार थे, उसके कारण जो अमीर वर्ग था, स्पेशली दक्षिणी अमीर जो थे यहाँ के लोकल्स, वो इसके शत्रु बन गए और इनके द्वारा इसके खिलाफ षड्यंत्र किया गया और सुल्तान को ये विश्वास दिलाया गया कि महमूद गवाह जो है देशद्रोही है और विजयनगर राज्य के साथ में उसके संबंध हैं और आगे चल कर के वो सुल्तान को हटा करके और शासन सत्ता पर पूर्णतः अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। दक्षिणी अमीरों के प्रभाव में आकर के जो मोहम्मद शाह तृतीय था उसके द्वारा महमूद गवाह की हत्या का आदेश दे दिया गया और इसकी हत्या कर दी गई। आगे चल कर के सुल्तान जो था उसने राज कार्यों में रुचि लेना बंद कर दिया और प्रांतीय जो गवर्नर थे उन्होंने भी सुल्तान की जो आज्ञा थी उनकी अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य जो था अपने पतन की ओर बढ़ा। तो महमूद गवाह की हत्या, उसकी आकस्मिक मृत्यु भी बहमनी साम्राज्य को अपने पतन के और अधिक करीब ले गई।